क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट एक टूटे फूटे सिस्टम के भरोसे ही चलती रहेगी, जब लाखों स्टूडेंट्स अपनी भावनाएं, पैसे और बरसों की मेहनत एक एग्जाम में झोंक देते हैं, तो सिस्टम के बार बार फेल होने पर जवाबदेही क्यों तय नहीं होती? सिस्टम तो कहता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। इंतजाम अगर पुख्ता थे तो पेपर लीक कैसे हुआ? होने को तो बायोमेट्रिक था, सीसीटीवी कैमरा थे, एआई सर्विलांस, मोबाइल जैमर और पुलिस की निगरानी भी थी। सरकार तो ये भी कह रही है कि प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल है, जवाबदेही किसकी तय होगी? किसके पास पेपर एक्सेस था? किसने ट्रांसलेशन देखा? किसने सिक्योरिटी चेन संभाली? किस लेयर पर सिस्टम टूटा? और अगर 2024 में सुधारों की बात हुई तो फिर 2 साल बाद नीट पेपर लीक क्यों हुआ? इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, क्योंकि ये सवाल आज देश की सबसे बड़ी अदालत में उठे। बात आपकी किचन की भी होगी। तारीख याद रखिए, 29 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधी की बेंच के सामने नीट पेपर लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही थी। अदालत के तेवर आज बेहद सख्त थे। बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक इस एग्जाम सिस्टम में शामिल लोगों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक गड़बड़ियां बनी रहेंगी। अदालत ने साफ कहा, पेपर लीक होना सिर्फ सिस्टम का फेल होना नहीं है, समस्या गहरी है। स्टूडेंट्स और उनके परिवार टूट जाते हैं, जो अपनी भावनाएं, समय और बरसों की मेहनत इन इम्तिहानों में लगा देते हैं। ये उनके लिए दर्दनाक ट्रॉमा होता है। हमें स्टूडेंट्स को निराश नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं था, बल्कि ये भी था कि अगर बार बार ऐसी गड़बड़ी हो रही है तो जवाबदेही किसकी है? किस स्तर पर चूक हो रही है? और क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मौजूदा सिस्टम पर भरोसा किया जा सकता है? अदालत बोली कि इस सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या एड हॉकिज्म है, यानी काम अस्थायी तौर पर चलता है। नियम बनते हैं लेकिन हर बार नए लोगों के आने से लागू नहीं रह पाते। इस वजह से सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसलिए सवाल व्यक्ति की क्षमता का नहीं, संस्था की क्षमता का है। अगर सुधार करना होगा तो साफ जवाबदेही तय करनी होगी, यानी पता करना होगा कि किस व्यक्ति पर क्या जिम्मेदारी थी। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। कोर्ट का ये रुख देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, सरकार स्टूडेंट्स की चिंता को गंभीरता से ले रही है, प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं। लेकिन अदालत ने कहा, हमें हल्की फुल्की सफाई नहीं चाहिए, एक कायदे का प्लान चाहिए, यानी एनटीए को कैसे बदला जाए, एग्जाम सिस्टम कैसे मजबूत हो और भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने यूपीएससी एग्जाम सिस्टम से सलाह लेने की बात कही। ये भी कहा कि इस संबंध में जो एफिडेविट दाखिल हो वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नहीं, बल्कि मानव संसाधन विकास या फिर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दाखिल हो, क्योंकि मामला सिर्फ मेडिकल परीक्षा का नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर इम्तिहानों के पूरे सिस्टम से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले एनटीए ने कोर्ट में एक बहुत ही अहम एफिडेविट दायर किया। एनटीए ने माना है कि पेपर लीक के पीछे इंसानी दखल एक बहुत बड़ी वजह थी, इसलिए वो एग्जाम की सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव करने जा रहा है। सबसे अहम बदलाव ट्रांसलेशन से जुड़ा है। एनटीए का कहना है कि आगे से क्वेश्चन पेपर के ट्रांसलेशन में इंसानी दखल कम किया जाएगा और इसके लिए कम से कम 85% ट्रांसलेशन एआई टूल्स के जरिए होगा। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि सीबीआई जांच से पता चला है कि गिरफ्तार सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने पेपर सेट करने के साथ साथ उसके हिस्सों का अनुवाद भी किया था, यानी एक व्यक्ति को पेपर के एक बड़े हिस्से का एक्सेस मिल गया था। ये पेपर एक्सपर्ट है मनीषा गुरुनाथ मंधारे और पीवी कुलकर्णी। मंधारे पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स में बायोलॉजी की प्रोफेसर हैं और कुलकर्णी लातूर के दयानंद जूनियर कॉलेज के रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर। सीबीआई का आरोप है कि मनीषा मंधारे ने पुणे की ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे और कुलकर्णी के साथ मिलकर साजिश रची। हालांकि सवाल बना हुआ है, क्या एआई से ट्रांसलेशन कराने भर से पेपर लीक होना रुक जाएगा? इस ट्रांसलेशन को भी तो चेक करना पड़ेगा। अंतिम जवाबदेही किसकी होगी, इसके बारे में एनटीए ने कुछ नहीं कहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट बार बार
जवाबदेही तय करने की बात कर रहा है। अनुवाद से इतर एनटीए ने अपने एफिडेविट में रैंडमाइजेशन एंड रोटेशन पॉलिसी को भी मजबूत करने की बात कही है, यानी पेपर सेटर्स, मॉडरेटर्स, वेटर्स यानी वो लोग जो पेपर का आखिरी चेक करते हैं कि कहीं कोई गलत जानकारी तो नहीं जा रही, ट्रांसलेटर्स और प्रूफ रीडर्स के सिलेक्शन में रोटेशन होगा। एक ही व्यक्ति या छोटे से ग्रुप को बार बार संवेदनशील जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी। ज्यादा सावधानी के साथ उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होगा। पेपर सेटिंग से लेकर पेपर डिलीवरी तक की पूरी चेन को सिक्योर किया जाएगा। लेकिन ये तो आगे की बात है। अभी के सिस्टम पर एनटीए ने क्या जवाब दिया, इसकी भी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक संस्था ने कहा, नीट यूजी 2026 की परीक्षा 5,432 सेंटर्स पर हुई थी। इनमें से 14 सेंटर विदेश में थे। सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत थी। कैसे? अब एनटीए के मुताबिक कैंडिडेट्स का आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ था, क्यूआर कोड जांचा गया था, लाइव फोटो और फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे। संस्था के मुताबिक अगर चेहरे की पहचान या आधार वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी पाई जाती तो तुरंत सेंट्रल कंट्रोल रूम और सिटी हेड्स को अलर्ट जाता। सुरक्षा के लिए सेंटर्स के बाहर और अंदर 2 लेयर्स पर पुलिस तैनात थी। करीब 22,500 मेटल डिटेक्टर्स इस्तेमाल किए गए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से व्यवस्था की गई। इलेक्ट्रॉनिक चीटिंग को रोकने के लिए करीब 5,500 सेंटर्स पर मोबाइल जैमर्स लगाए गए। करीब 1,85,000 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। एग्जामिनेशन हॉल से लेकर एंट्री गेट्स, बायोमेट्रिक काउंटर्स, कॉरिडोर्स और कंट्रोल रूम्स तक कुल जमा मॉनिटरिंग के लिए 5 लेयर स्ट्रक्चर बनाया गया था। एग्जाम सेंटर्स पर एनटीए के ऑब्जर्वर्स, जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमिटीज, उच्च शिक्षा संस्थानों में मॉनिटरिंग हब्स, एनटीए का नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, शिक्षा मंत्रालय में इंटर डिपार्टमेंटल कंट्रोल रूम। क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी पर भी एनटीए ने जानकारी दी। बताया कि एक सेट बैकअप के तौर पर रखा गया था। प्रिंटिंग प्रोटोकॉल तैयार किया गया था। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैन थे। इंडिया पोस्ट के जरिए क्वेश्चन पेपर भेजे गए थे। एग्जाम सेंटर्स तक इन्हें पुलिस की निगरानी में भेजा गया था और पेपर एग्जाम शुरू होने से महज 45 मिनट पहले खोले गए थे। यानी एनटीए कह तो रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन 7 मई को गड़बड़ी के सारे इनपुट्स मिले, जिन्हें अगली सुबह केंद्रीय एजेंसियों को भेजा गया और जांच के आधार पर 3 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी गई। साथ ही आगे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। यही वो विरोधाभास है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर सुरक्षा इतनी मजबूत थी तो लीक कैसे हुआ? अगर एआई सर्विलांस से लेकर बायोमेट्रिक, जैमर्स, सीसीटीवी, पुलिस की निगरानी, सब कुछ की व्यवस्था थी, तो गड़बड़ी किस स्तर पर हुई? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राधाकृष्णन कमेटी के सुझावों के बारे में भी पूछा। दरअसल 2024 की नीट कंट्रोवर्सी के बाद इसरो के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्णन के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए कमेटी ने 101 सुझाव दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ये सुझाव लागू हुए या नहीं। जवाब मिला कि करीब 60 सुझाव लागू हो गए हैं और 2025 की परीक्षा ठीक तरीके से हुई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर 2026 का पेपर लीक हुआ तो क्या इस कमेटी के सुझावों में कमी थी या फिर मॉनिटरिंग ही ढंग से नहीं हुई? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि एक तरफ एनटीए कह रहा है कि सुधार वाले सुझाव लागू हुए और दूसरी तरफ फिर से पेपर लीक। इधर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि 21 जून को जो री एग्जाम होना है उसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं, लेकिन उनका खुलासा करना ठीक नहीं होगा। वहीं एनटीए की तरफ से एक अहम बात और कही गई है। भविष्य में नीट यूजी एग्जाम पेन पेंसिल मोड की जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में हो सकता है। एक्सपर्ट कमेटी ने भी सीबीटी मोड में ही एग्जाम कराने की बात कही है। एनटीए की तरफ से 1000 सिक्योर टेस्टिंग सेंटर्स बनाने की भी बात कही गई है, जो नामी सरकारी संस्थानों में बनाए जाएंगे। इससे इतर क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने की बात कही गई है। इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मदद ली जाएगी। यानी एनटीए अब खुद को सिर्फ एक एग्जाम एजेंसी नहीं बल्कि हाई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में बदलने की बात कर रहा है। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत का संकेत साफ है। टेक्नोलॉजी जरूरी है, एआई जरूरी हो सकता है, सीबीटी जरूरी हो सकता है, सिक्योर सेंटर्स भी जरूरी हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है जवाबदेही। और जब तक ये साफ नहीं होगा, समस्या दूर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो एक और खबर आपको बता देते हैं।
देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद 3 महीने के अंदर अंतिम फैसला सुनाना अनिवार्य होगा। ये निर्देश देश के सभी हाई कोर्ट्स के लिए है। हाई कोर्ट से ये भी कहा गया है कि आपको जमानत के आदेशों को उसी दिन वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा। दरअसल सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच झारखंड हाईकोर्ट के मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां हत्या के मामले में उम्र कैद काट रहे 4 दोषियों की अपील पर सुनवाई साल 2022 में पूरी हो गई थी, लेकिन फैसला पूरे 3 साल बाद सुनाया गया। न्याय मिलने में हुई इस देरी को सुप्रीम कोर्ट ने संस्थान के स्तर पर एक गंभीर समस्या माना। कहा, ये संविधान के अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है। ये कहकर 4 गाइडलाइंस जारी की हैं। किसी भी मामले में बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट को 3 महीने के अंदर अपना लिखित फैसला देना होगा। जमानत और सजा के सस्पेंशन से जुड़े मामलों में आदेश उसी दिन सुनाया और अपलोड किया जाएगा। अगर आदेश सुरक्षित रखा जाता है तो उसे अगले ही दिन सुनाकर वेबसाइट पर डालना होगा। जमानत मिलने पर उसका आदेश तुरंत जेल अधिकारियों को भेजा जाएगा ताकि कैदी की रिहाई उसी दिन या अगले दिन सुनिश्चित की जा सके। सभी फैसलों को 24 घंटे के अंदर हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए एक ऑटोमेटेड ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने की बात कही है। हर महीने के अंत में पेंडिंग पड़े रिजर्व फैसलों की एक ऑटोमेटिक लिस्ट जनरेट कर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएगी। अगर 3 महीने बाद भी फैसला नहीं आता है तो रजिस्ट्रार जनरल मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजेंगे, जो संबंधित जज को 2 सप्ताह के अंदर इसकी सूचना देंगे। इसके बावजूद अगर फैसला लंबित रहता है तो उस केस को मौजूदा बेंच से वापस लेकर एक नई बेंच को सौंप दिया जाएगा, जहां मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी। जानकारों के मुताबिक ये फैसला देश की हायर जुडिशरी में जवाबदेही और पारदर्शिता तय करने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। बाकी अदालतों पर मामलों के बोझ को देखते हुए ये आदेश लागू कैसे होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में इतना ही। अब चलते हैं अगली खबर पर, जिसका संबंध सीधे आपके किचन से है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के मद्देनजर मोदी सरकार एलपीजी सप्लाई पर एक बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करना चाहती है। इसके लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियों से कहा गया है कि वो 30 दिन का रिजर्व बनाएं और ये रिजर्व उनके रोजमर्रा के स्टॉक से अलग होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा, सरकार स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर काम कर रही है। सुजाता शर्मा के मुताबिक ये प्रपोजल अभी शुरुआती स्टेज में है, कोई टाइमलाइन तय नहीं है और ये रिजर्व अंडरग्राउंड बनेंगे या ओवरग्राउंड ये भी तय नहीं है। तेल कंपनियां अपनी लागत और दूसरे पहलुओं को देखकर प्लान बनाएंगी। ये कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत के पास कच्चे तेल के लिए तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व की व्यवस्था है, लेकिन एलपीजी और एलएनजी के लिए नहीं है। अब एलपीजी तो भारत के 33 करोड़ से ज्यादा घरों में इस्तेमाल होती है, यानी इसकी सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट सीधे आम आदमी के किचन को चोट पहुंचाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से ऐसी आशंकाएं तो बनी ही हुई हैं। आशंकाएं इसलिए क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी आयात करता है और इसका 90% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से ही आता है। कुछ और आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले भारत की एलपीजी खपत 90,000 टन पर डे थी और युद्ध शुरू होने के बाद 72,000 टन पर डे पर आ गई। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक घरेलू रिफाइनरीज ने एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया है और अभी ये आंकड़ा 50 से 52,000 टन पर डे है, यानी घरेलू डिमांड का करीब 70% हिस्सा, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले ये हिस्सा 40% था। इससे तर भारत की कोशिश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों से भी एलपीजी कार्गो जुटाने की है। साथ ही फारस की खाड़ी में फंसे एलपीजी टैंकर्स को निकालने की कोशिश भी हो रही है। अब यहाँ एक और बात आती है। कुछ दिन पहले सरकार ने कहा था कि भारत के पास एलपीजी का 45 दिन का रोलिंग स्टॉक मौजूद है, यानी देश में एलपीजी की कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि तब सामने आया था कि स्टॉक 17 दिन का ही है। भारत के पास 16 लाख टन एलपीजी स्टोर करने की क्षमता है और इसमें से 53% इंपोर्ट्स टर्मिनल, 31% बॉटलिंग प्लांट्स और 16% रिफाइनरीज में है। 45 दिन का स्टॉक तभी माना जा सकता है जब सरकार ने जहाजों या समुद्री रास्तों से आ रही एलपीजी को भी काउंट किया हो। हालांकि इंडस्ट्री में इन शिपमेंट्स को बफर स्टॉक नहीं माना जाता क्योंकि इनमें तमाम तरह के जोखिम भी शामिल होते हैं।
इसलिए अब 30 दिन का रिजर्व बनाने की बात हो रही है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट क्राइसिस ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटीज की एक बड़ी कमजोरी उजागर कर दी है।